नमस्कार दोस्तों, हम लोग अरस्तु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अरस्तु, पाश्चात्य विचारकों में अरस्तु के बारे में। तो आप देखेंगे पिछली क्लास में कुछ समस्या आ गई थी, वॉइस की समस्या आ गई थी कि आवाज सही नहीं आई थी। तो कोई बात नहीं है, हम लोग उसको क्या करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पिछली क्लास में जो है पढ़ाया गया था, आवाज नहीं आई थी, लेकिन कोई बात नहीं है। अरस्तु, अब आप देखेंगे अरस्तु का समय आपको क्या दिखाई देगा, 384 बीसी आपको समय दिखाई देगा। 384 बीसी से लेकर के 322 बीसी ये समय आपको दिखाई देगा। अरस्तु एक कैसा विचारक है, तो अरस्तु एक यूनानी विचारक है। आप देखेंगे तो अरस्तु कैसा विचारक है, यूनानी विचारक है। फिर अरस्तु के गुरु कौन है, तो अरस्तु के गुरु आपको प्लेटो दिखाई देंगे। अगर हम अरस्तु के शिष्य को देखेंगे तो अरस्तु का शिष्य आपको सिकंदर दिखाई देगा। अरस्तु का जन्म कहां पर होता है, जन्म स्थान को देखेंगे तो अरस्तु का जन्म स्थान है मकदूनिया के तट पर स्टेगीरा नामक स्थान पर क्या होता है, जन्म होता है। अरस्तु के पिता कौन है, तो अरस्तु के पिता निकोमैकस आपको दिखाई देगा। और निकोमैकस कौन है, मैसेडोनिया के राजा का राजवैद्य आपको मिलेंगे। मैसेडोनिया के राजा के राजवैद्य दिखाई देंगे। अरस्तु का जो पालन पोषण होता है वह संपन्नता में पालन पोषण आप देखेंगे, अच्छे वातावरण में क्या होता है, पालन पोषण आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहां पर हम लोग संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 17 वर्ष की अवस्था में अरस्तु को कहां पर भेजा जाता है। जैसे हमने देखा कि अरस्तु का पालन पोषण संपन्नता के वातावरण में होता है, क्योंकि अरस्तु के पिता जो हैं निकोमैकस है, वह एक आप देखेंगे राजवैद्य है। तो राजवैद्य होने के नाते पालन पोषण संपन्नता में होता है। फिर इसके बाद अरस्तु जो है 17 वर्ष की अवस्था में अरस्तु को कहां पर भेजा जाता है, प्लेटो के विद्यालय में अरस्तु को भेजा जाता है। प्लेटो के विद्यालय में प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की योग्यता से बहुत अत्यधिक क्या था, प्रभावित था और अकादमी का मस्तिष्क कहता था। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता, यहां पर ये जो पॉइंट दिया गया है, यह पॉइंट आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखेंगे यह आपके एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट दिखाई देगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है अरस्तु की योग्यता से बहुत अधिक क्या था, प्रभावित था प्लेटो, और इसीलिए प्लेटो ने अरस्तु को क्या कहा, अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता कहा है। फिर प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु विद्यालय का प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन विदेशी होने के कारण उससे यह पद नहीं मिल पाया। तो यहां पर ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहां पर मकदूनिया के शासक फिलिप देखेंगे। फिलिप कौन है, सिकंदर के पिता है। यहां पर आप देखेंगे जो फिलिप लिखा गया है, यह सिकंदर के पिता का नाम है, फिलिप। तो मकदूनिया के शासक फिलिप ने अपने पुत्र सिकंदर की शिक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी है, अरस्तु को सौंपी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरस्तु का शिष्य कौन है, तो अरस्तु का शिष्य सिकंदर है, जबकि अरस्तु का गुरु कौन है, प्लेटो है, और प्लेटो का गुरु कौन है, सुकरात है। तो इसका आप देखेंगे क्रम चलता है। यहां पर क्रम में देखेंगे तो जैसे आपको सुकरात दिखाई देगा, फिर सुकरात के बाद आपको कौन सा दिखाई देगा, तो आपको प्लेटो दिखाई देगा। फिर प्लेटो के बाद आप देखेंगे तो आपको अरस्तु दिखाई देगा। फिर अरस्तु के बाद आप देखेंगे तो आपको सिकंदर दिखाई देगा, सिकंदर। तो ये आप देखेंगे यह एक तरह से क्या चलता है, क्रम चलता है। ये आपको एक तरह से क्रम देखने को मिलेगा।
तो यहां पर आपने देखा कि मकदूनिया के शासक फिलिप ने अपने पुत्र सिकंदर की शिक्षा की जिम्मेदारी अरस्तु को सौंपी। सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकला तो अरस्तु मकदूनिया से एथेंस चला गया और एथेंस में ही लिसियम नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की। तो आपको यहां पर ध्यान देना होगा, लिसियम नामक शिक्षण संस्था। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन बनता है, जैसे देखेंगे कि अकादमी की स्थापना किसने किया है। तो अकादमी की स्थापना जो है प्लेटो ने किया है, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेटो ने किस जो है शिक्षण संस्था की स्थापना किया है। तो प्लेटो ने अकादमी या एकेडमिक नामक शिक्षण संस्था की स्थापना किया है। जबकि अगर आपसे अरस्तु से पूछा जाए कि अरस्तु ने किस शिक्षण संस्था की स्थापना किया है, तो अरस्तु ने लिसियम नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की है, लिसियम। तो यहां पर आपको दोनों पॉइंट पर ध्यान देना होगा कि प्लेटो कौन सा विद्यालय खोलता है, अकादमी, जबकि अरस्तु कौन सा विद्यालय खोलता, लिसियम नामक शिक्षण संस्था की स्थापना करता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते अन्य पर देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद जब मकदूनिया विरोधी दल को एथेंस में सत्ता प्राप्त होती है, तो अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए अरस्तु कहां पर भाग जाता है, कालचिस भाग जाता है, कालचिस भाग जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन ऐसा विचारक है जो कालचिस भागा था। तो कालचिस कौन भागता है, अरस्तु भागता है। तो यहां पर ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये प्रश्न आया है, विशेष करके नेट में आप देखेंगे कौन ऐसा विचारक है जो कालचिस भाग जाता है। अब प्रश्न यहां पर बनता है कि अरस्तु कालचिस क्यों भागता है। तो आप देखेंगे जैसे सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया था, उसी तरह का अपराध दोबारा न हो, इसलिए अरस्तु कहां पर भाग जाता है, कालचिस भाग जाता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्यों भागता है, क्योंकि एथेंस वासियों को दर्शन के प्रति दूसरी बार अपराध करने का मौका ना मिल सके, इसलिए वह कालचिस भाग जाता है। पहली बार अपराध क्या है, सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया है, तो इसी प्रकार की प्रवृत्ति को दोबारा न दोहराई जाए, इसलिए अरस्तु कहां पर भाग जाता है, कालचिस भाग जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अरस्तु की हम लोग शिक्षण संस्था को देखते हैं। तो अरस्तु कौन सा स्कूल खोलता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि प्लेटो ने अकादमी नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी, उसी तरह से अरस्तु ने लिसियम नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की है। तो अरस्तु की शिक्षण संस्था को देखेंगे तो अरस्तु ने एथेंस में जो है लिसियम नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की है। एथेंस में लिसियम नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की। लिसियम नामक शिक्षण संस्था को चलाने के लिए अरस्तु ने जो है सिकंदर से क्या मांगी थी, सहायता मांगी थी, क्योंकि एथेंस उस समय सिकंदर के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिसियम नामक शिक्षण संस्था को चलाने के लिए अरस्तु ने किससे सहायता मांगी थी, तो आप बताएंगे कि सिकंदर से सहायता मांगी थी। और सिकंदर से क्यों सहायता मांगी थी, क्योंकि एथेंस उस समय सिकंदर के साम्राज्य का एक भाग था, इसलिए सिकंदर से सहायता मांगी थी। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अरस्तु की अध्ययन पद्धति को देखते हैं कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति कैसी है। तो अरस्तु की अध्ययन पद्धति में देखेंगे जैसे आगमनात्मक दिखाई देगी, ऐतिहासिक दिखाई देगी, विश्लेषणात्मक दिखाई देगी और शुद्धेशात्मक दिखाई देगी। अब यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि जैसे प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी है, तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक आपको दिखाई देगी। जबकि अगर हम अरस्तु की अध्ययन पद्धति को देखेंगे तो अरस्तु की अध्ययन पद्धति कैसी दिखाई देगी, आगमनात्मक दिखाई देगी। प्लेटो की निगमनात्मक है और अरस्तु की आपको क्या दिखाई देगी, आगमनात्मक अध्ययन पद्धति आपको दिखाई देगी।
फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पर बात आती है सुद्देशात्मक पद्धति क्या होती है। तो सुद्देशात्मक पद्धति को टेलियोलॉजिकल पद्धति भी कहा जाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है टेलियोलॉजिकल मेथड क्या होता है, टेलियोलॉजिकल मेथड। तो यहां से भी आप देखेंगे कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि टेलियोलॉजिकल मेथड यहां से गड़बड़ा गया मामला, देखते हैं पूरा चला गया क्या। चलिए टेलियोलॉजिकल मेथड पर देख लेते हैं, वो पूरा डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। यहां पर देख लेते हैं सुद्देशात्मक पद्धति, या इसी को हम बोलते हैं टेलियोलॉजिकल पद्धति। ये क्या होती है टेलियोलॉजिकल पद्धति या सुद्देशात्मक पद्धति क्या होती है, अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे सुद्देशात्मक पद्धति में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का उद्देश्य पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि जैसे हमको क्या बनाना है। जैसे मान लीजिए हमने उद्देश्य डिसाइड कर लिया कि हमको कुर्सी बनाना है, तो इसका मतलब कि पहले से ही हमारा उद्देश्य क्या है, डिसाइड हो गया कि हमको कुर्सी बनाना है। तो कुर्सी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लकड़ी की व्यवस्था करेंगे, पाए की व्यवस्था करेंगे, फिर इसके बाद कुर्सी हम बना देंगे। इसका मतलब हुआ कि सुद्देशात्मक अध्ययन पद्धति में उद्देश्य पहले से ही क्या किया जाता है, निर्धारित रहता है। और इस पद्धति में सबसे पहले हम संपूर्ण की कल्पना करते हैं, फिर इसके बाद हम अंश की कल्पना करते हैं, संपूर्ण की कल्पना की जाती है। इसका मतलब हुआ कि अंडा से पहले हमको मुर्गी की कल्पना करनी पड़ जाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे सुद्देशात्मक पद्धति में क्या होता है कि उद्देश्य जो है, उद्देश्य पहले से ही निर्धारित रहता है, पहले से ही निर्धारित रहता है। यहां पर आप देखेंगे पहले से ही निर्धारित। फिर सुद्देशात्मक पद्धति में सबसे पहले संपूर्ण की कल्पना की जाती है, उसके बाद अंश की कल्पना की जाती है। तो आप देखेंगे कि इस पद्धति में सबसे पहले जो है, सबसे पहले संपूर्ण की कल्पना की जाती है, संपूर्ण की कल्पना की जाती है। उसके बाद अंश की कल्पना की जाती है, उसके बाद अंश की कल्पना की जाती है, कल्पना की जाती है। सबसे पहले हम किसकी कल्पना करते हैं, संपूर्ण की कल्पना, और उसके बाद किसकी कल्पना की जाती है, अंश की कल्पना। अब यहां पर आप देखेंगे जैसे हम कैसे कल्पना करेंगे, जैसे पर हम लोग आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि यहां पर कि अंडा से पहले मुर्गी की कल्पना, अंडा से पहले जो है मुर्गी की कल्पना होगी, मुर्गी की कल्पना, क्योंकि हम सबसे पहले संपूर्ण की कल्पना करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे आपको बीज के पहले वृक्ष की कल्पना, बीज से पहले वृक्ष की कल्पना, वृक्ष की कल्पना, ये आपको दिखाई देगा, वृक्ष की कल्पना। इस तरीके से इस पद्धति में की जाती है कल्पना। अब इसके बाद आप देखेंगे
कि स्वदेशात्मक पद्धति या टेलियोलॉजिकल मेथड का प्रयोग करके हुए अरस्तु ने कहा कि राज्य जो है व्यक्ति से पहले है, अर्थात राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। अब आप देखेंगे कि इस पद्धति का प्रयोग करते हुए अरस्तु ने बताया, इस पद्धति का प्रयोग कर अरस्तु ने बताया क्या बताया है? अरस्तु ने बताया कि राज्य पहले है, राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य व्यक्ति से क्या है? पहले है। जैसे एक अरस्तु का स्टेटमेंट आता है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, इसका मतलब कि राज्य पहले है, व्यक्ति बाद में है। तो इसका मतलब है कि इसमें किस प्रकार के मेथड की कल्पना की गई? तो इसमें स्वदेशात्मक पद्धति की कल्पना की गई या टेलियोलॉजिकल मेथड की क्या की गई? कल्पना की गई। अब यहां पर आप देखेंगे कि अरस्तु ने इस अध्ययन पद्धति का प्रयोग करके क्या बताया कि राज्य पहले आया और व्यक्ति बाद में आया है। इसीलिए अरस्तु ने कहा कि राज्य व्यक्ति का क्या है? पूर्वगामी है। अब यहां पर कुछ कथन आते, स्टेटमेंट आते हैं। जैसे एक प्लेटो का स्टेटमेंट आता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। यह किससे संबंधित है? तो जब राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह प्लेटो से संबंधित है। ये चीजें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीजें। फिर प्लेटो का एक और स्टेटमेंट आता है कि राज्य मानव मस्तिष्क का बृहद रूप है। ये भी किससे संबंधित है? प्लेटो से संबंधित आपको दिखाई देगा। अरस्तु कहता है कि राज्य परिवार का बृहद रूप है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार का बृहद रूप कौन बताता है? प्लेटो। फिर अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो यहां पर आप देखेंगे, अब जो यहां पर मेथड लगाया जा रहा है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, इसी में टेलियोलॉजिकल मेथड का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। और प्रयोग करके यह बताया गया है कि पहले राज्य आया है और उसके बाद क्या आया है? व्यक्ति आया है। तो यहां पर आपको स्टेटमेंट पर ध्यान देना होगा। प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। फिर प्लेटो कहता है कि राज्य मानव मस्तिष्क का बृहद रूप है। अरस्तु कहता है कि राज्य परिवार का बृहद रूप है। फिर अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। यहां पर स्टेटमेंट आपके एग्जाम में ये सारे क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अरस्तु की पुस्तकों को देखते हैं। तो जैसे अरस्तु की पुस्तक आती है पॉलिटिक्स है, तो यह सबसे प्रसिद्ध पुस्तक आप देखेंगे, सबसे चर्चित पुस्तक है, चर्चित पुस्तक है, सबसे चर्चित पुस्तक आपको यह पॉलिटिक्स दिखाई देगी। जैसे प्लेटो आप देखेंगे रिपब्लिक के लिए फेमस होता है, अरस्तु पॉलिटिक्स के लिए फेमस होता है, मैकियावेली प्रिंस के लिए फेमस होता है, हाब्स जो है लेवियाथन के लिए फेमस होता है, लाक टू टिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लिए फेमस होता है, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फेमस होता है। यहां पर आप देखेंगे अरस्तु की सबसे फेमस पुस्तक पॉलिटिक्स आपको दिखाई देगी, सबसे चर्चित पुस्तक है। अन्य पुस्तकों में देखेंगे तो आपको एथेंस का संविधान दिखाई देगा, एथिक्स दिखाई देगा, पोएटिक्स दिखाई देगा, रेटोरिक दिखाई देगा, मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा आपको दिखाई देगा, तत्व मीमांसा। ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? अरस्तु की पुस्तकें हैं। अब यहां पर सबसे ज्यादा प्रश्न पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग पॉलिटिक्स पर आते हैं और यहां से हम लोग देखते हैं। अब यहां पर हम लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अरस्तु की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स है। या सबसे चर्चित पुस्तक कौन सी दिखाई देगी? पॉलिटिक्स दिखाई देगी।
पॉलिटिक्स में क्या मिलता है? राज्य संबंधी विचार। यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि राज्य संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलता है? पॉलिटिक्स पुस्तक में मिलता है। फिर क्वेश्चन बनता है पॉलिटिक्स कितने भागों में बटी है? तो पॉलिटिक्स में कुल 8 भाग आपको दिखाई देगा। 8 भागों में पॉलिटिक्स बटी है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स का जो है लिखा है, यह कितने देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करके लिखा है? तो यहां पर देखेंगे कि 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करके अरस्तु ने किसकी रचना की है? पॉलिटिक्स की रचना किया है। 158 देशों के संविधान का अध्ययन करके। अब यहां पर आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स कितने भाग हैं? पॉलिटिक्स में 8 भाग आपको दिखाई देगा। तो पॉलिटिक्स में राज्य संबंधी विचार भी देखने को मिलेंगे और पॉलिटिक्स पुस्तक 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करके लिखी गई है। अब यहां पर जो पॉलिटिक्स के 8 भाग हैं वहां से क्वेश्चन बनता है, जैसे क्रांति का उल्लेख किस भाग में है, आदर्श राज्य का उल्लेख किस भाग में है, दास्ता का उल्लेख किस भाग में है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो आपको 8 भाग नहीं याद करना है, उसमें हम मेन भाग बताएंगे कौन कौन आपको यहां पर विशेष करके ध्यान देना है। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं, जैसे आप देखेंगे कि अरस्तु का जो पॉलिटिक्स का पहला भाग आता है, तो पहले भाग में आपको क्या उल्लेख मिलेगा? तो पहले भाग में राज्य की प्रकृति और दास्ता का वर्णन आपको पहले भाग में दिखाई देगा कि राज्य की प्रकृति और दास्ता का। भाग 3 में देखेंगे तो नागरिकता और न्याय का वर्णन भाग 3 में किया गया है। भाग 4 में संविधान का वर्णन किया गया है। भाग 5 में क्रांति का वर्णन है। भाग 6 में लोकतंत्र एवं धनिक तंत्र का वर्णन है और भाग 7 में आदर्श राज्य का वर्णन है। तो यहां पर कौन कौन सा भाग इंपॉर्टेंट हो गया? तो यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन बनता है कि आदर्श राज्य का वर्णन पॉलिटिक्स के किस भाग में किया गया है? 7 में किया गया है। फिर क्रांति का वर्णन किस भाग में किया गया है? क्रांति का वर्णन भाग 5 में किया गया है। फिर राज्य की प्रकृति और दास्ता का वर्णन किस भाग में दिखाई देगा? भाग 1 में आपको दिखाई देगा। तो ये चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगे? इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तब एक क्वेश्चन बनता है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का हम जनक क्यों कहते हैं? तो पहले आप देखेंगे कि राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं चलता था, बल्कि एथिक्स या नीति शास्त्र का एक भाग माना जाता था। तो अरस्तु करते क्या हैं कि राजनीति को नीति शास्त्र से अलग कर देते हैं और अलग करके एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्रदान कर देते हैं। इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि पहले राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त नहीं था। पहले राजनीति को नीति शास्त्र का अंग माना जाता था। अरस्तु ने राजनीति को नीति शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्रदान कर दिया। इसलिए अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का क्या मानते? जनक मानते हैं। इसका सीधा सीधा कहानी यही है कि पहले राजनीति विज्ञान नीति शास्त्र में शामिल था, अलग था नहीं। लेकिन अरस्तु जो है नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्रदान कर देते हैं। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि राजनीति विज्ञान के जनक कहे जाने का सिर्फ यही कारण है कि या अन्य और भी कारण है? तो यही सिर्फ कारण नहीं है, यह विशेष करके मुख्य कारण आपको दिखाई देगा। यह कौन सा कारण आप देखेंगे? यह मुख्य कारण आपको दिखाई देगा। मेन कारण तो यही है, लेकिन और कुछ सहायक भी कारण आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आता है कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। फिर एक क्वेश्चन आता है, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा? मास्टर ऑफ साइंस। देखेंगे तो कभी कभी आता है ए लिखा हुआ, मास्टर ऑफ साइंस लिखा रहता है,
मास्टर ऑफ साइंस ये भी लिखा रहता है, मास्टर ऑफ साइंस। तो मास्टर ऑफ साइंस कौन कहता? अरस्तु कहता, मास्टर ऑफ साइंस कहता, या सर्वोच्च विज्ञान। तो यहां पर आप देखेंगे अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा, अरस्तु ने कहा, या मास्टर ऑफ साइंस किसने कहा, अरस्तु ने कहा। अब अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहे जाने के कई कारण आपको दिखाई देंगे। अब यहां पर हम लोग पहला कारण देखेंगे तो विषयों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप देखेंगे, ये दिखाई देगा। फिर तुलनात्मक अध्ययन दिखाई देगा, वैज्ञानिक पद्धति दिखाई देगा, स्वतंत्र विषय का दर्जा प्रदान करना दिखाई देगा, राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण भी किसके द्वारा किया जाता? अरस्तु द्वारा। इसलिए अरस्तु को हम लोग राजनीति विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो यहां तक पिछली क्लास में हो गया था, जिसमें वॉइस नहीं आई थी, यहां तक हो गया था। अब हम लोग इसी के आगे बढ़ते हैं, अन्य तथ्यों पर हम लोग देखते हैं। अब यहां पर हम लोग हेडिंग बनाते हैं अरस्तु का राज्य पर विचार। अब यहां पर हम लोग देखते हैं अरस्तु का राज्य पर विचार, इस पर हम लोग आ जाते हैं। अरस्तु का राज्य पर विचार क्या है? अब यहां पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि अरस्तु के अनुसार राज्य समझौते का परिणाम है, या राज्य कृत्रिम रचना है, या राज्य एक दैवी संस्था है। इस तरह के क्वेश्चन बनेगा। तो अरस्तु के अनुसार राज्य एक विकास का परिणाम आपको दिखाई देगा। किसका? विकास का परिणाम दिखाई देगा। अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था कहते हैं और कहते हैं किसका क्या हुआ? विकास हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अरस्तु के अनुसार राज्य जो है विकास का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का क्या है? परिणाम है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है। तो अरस्तु के अनुसार देखेंगे तो अरस्तु के अनुसार राज्य विकास का परिणाम है, विकास का परिणाम है। ये आपको दिखाई देगा किसका परिणाम है? विकास का परिणाम है अरस्तु के अनुसार। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आता है, कई तरह से क्वेश्चन आता है कि जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? अरस्तु ने। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा? अरस्तु ने। फिर मनुष्य एक जून पॉलिटिकोन है, यह किसने कहा? अरस्तु ने। तो यहां पर कई प्रश्न आता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किससे है? तो आप देखेंगे कि यह कथन अरस्तु से आता, अरस्तु। फिर इसके बाद इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मनुष्य एक सामाजिक जानवर भी है, सामाजिक जानवर है, जानवर है। अगर ये भी आपसे पूछा गया तो ये अरस्तु से संबंधित है, अरस्तु से। फिर इसके बाद आता है कि मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है। अगर ये आ जाए कि मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है, असामाजिक प्राणी है, तो यह किससे हो जाएगा? थॉमस हॉब्स से होता है। इसका संबंध किससे? थॉमस हॉब्स से। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, एक राजनीतिक प्राणी है, यहां पर आप देखेंगे तो यह किससे हो जाएगा? अरस्तु से संबंधित हो जाएगा, अरस्तु से। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि मनुष्य एक जून पॉलिटिकोन है,
मनुष्य एक जून पॉलिटिकोन है, पॉलिटिकोन है, ये भी क्वेश्चन आता है। पॉलिटिकोन है, यह किससे संबंधित है? अरस्तु से संबंधित है, अरस्तु से यहां पर। और यहां पर जो जून पॉलिटिकोन है, इसका मतलब हिंदी में होता है राजनीतिक प्राणी। इसका अर्थ होता है राजनीतिक प्राणी ही इसका अर्थ होता है जून। तो यहां पर जून की स्पेलिंग अलग है, यह जेड से शुरू होती है यहां पर जून, यहां पर। तब यहां पर आपने देखा कई तरह के आपको स्टेटमेंट दिखाई देगा, ठीक। ये सभी स्टेटमेंट देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक जानवर है, अरस्तु। मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है, थॉमस हॉब्स। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, अरस्तु। मनुष्य एक जून पॉलिटिकोन है, अरस्तु। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अन्य तथ्यों पर देखते, अन्य तथ्य क्या आते हैं। अब इसके बाद देखेंगे और भी आपको दिखाई देगा अन्य तथ्य। अरस्तु कहते हैं कि राज्य कुलों एवं ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। फिर यहां पर देखेंगे अरस्तु का है राज्य कुलों एवं ग्रामों का एक ऐसा, कुलों एवं ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है। राज्य कुलों एवं ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन किससे संबंधित है? अरस्तु से संबंधित है। तो यहां पर आपको ध्यान रखिएगा, यह कथन किससे संबंधित है? अरस्तु से संबंधित आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सद जीवन के लिए बना रहेगा। तो यहां पर देखेंगे कि राज्य का उदय जो है जीवन के लिए हुआ है, राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सद जीवन के लिए बना रहेगा, और सद जीवन के लिए बना रहेगा। यह किससे है? ये भी कथन किससे है? अरस्तु से संबंधित है, अरस्तु से। तो यहां पर यह भी क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे एक और आपको दिखाई देगा कि अब यहां पर आप देखेंगे अरस्तु के राज्य की विशेषता पर हम लोग देखते हैं, या अरस्तु के अनुसार राज्य के विकास का क्रम क्या है? परिवार है, गांव है और राज्य है। अब यहां पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार राज्य के विकास का क्रम देखेंगे कि राज्य के विकास का क्रम यहां पर हम लोग देखते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे अरस्तु कह रहे हैं कि राज्य कुलों एवं ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। इसका मतलब हुआ कि इसमें सबसे पहले कौन सा दिखाई देगा? पहले आप देखेंगे परिवार दिखाई देगा, गांव दिखाई देगा, राज्य दिखाई देगा। तो यहां पर आप देखेंगे परिवार दिखाई देगा। फिर परिवार से क्या बनता है? ग्राम बनता है। फिर इसके बाद ग्राम से क्या बनता है? राज्य बनता है।
तो अरस्तु के अनुसार राज्य के विकास का यही क्रम आपको दिखाई देगा, क्योंकि अरस्तु कहते हैं राज्य परिवार का बृहद रूप है। तो जब राज्य परिवार का बृहद रूप है, इसका मतलब पहले परिवार बनेगा, फिर परिवार जब बड़ा होगा तब क्या बनेगा, ग्राम बनेगा, फिर जब ग्राम बड़ा होगा तब क्या बनेगा, राज्य बनेगा। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि अरस्तु के अनुसार राज्य के विकास का क्या क्रम है, तो आप बताएंगे पहले परिवार है, फिर ग्राम है, फिर राज्य है। अब यहां पर स्टेटमेंट देखेंगे कि राज्य कुलों एवं ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। फिर अरस्तु कहते हैं कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सद जीवन के लिए बना रहेगा। अरस्तु के अनुसार राज्य के विकास का क्रम क्या है, परिवार है, ग्राम है और इसके बाद राज्य आपको दिखाई देगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं अरस्तु के राज्य की विशेषता क्या आती है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि अरस्तु के राज्य की विशेषता। अब यहां पर आ जाती है बात अरस्तु के राज्य की विशेषता पर हम लोग आ जाते हैं। क्या विशेषता आपको देखने को मिलेगी, विशेषता यहां पर आप चर्चा करते हैं। अब यहां पर कई पॉइंट आप देखेंगे, जैसे राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य एक आत्मनिर्भर इकाई है। कई पॉइंट आपको दिखाई देगा यहां पर, और यहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है अरस्तु कहते हैं। फिर अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है, यह भी आपको दिखाई देगा अरस्तु से संबंधित। फिर इसके बाद अरस्तु कहते हैं कि राज्य विकास का परिणाम है, विकास का परिणाम है, यह भी आपको दिखाई देगा, परिणाम है। फिर अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक सर्वोच्च संस्था है, राज्य एक सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च संस्था, यह भी आपको दिखाई देगा। अब यहां पर जब सर्वोच्च संस्था में आ गए तो यहां पर आदर्शवाद के तत्व दिखाई देंगे, क्योंकि यूनानी विचारक है तो यूनानी विचारक आदर्शवादी भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। फिर इसके बाद देखेंगे कि राज्य एक नैतिक संस्था है, एक नैतिक संस्था है, यह भी आपको अरस्तु से दिखाई देगा। फिर अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवार का बृहद रूप है, राज्य परिवार का बृहद रूप है, यह भी अरस्तु का दिखाई देगा। फिर कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह भी आपको दिखाई देगा, अरस्तु से संबंधित दिखाई देगा तथ्य। फिर इसके बाद अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक जैविक आत्मनिर्भर इकाई है। यहां पर भी और भी देखेंगे कि राज्य एक आत्मनिर्भर इकाई है, राज्य एक आत्मनिर्भर इकाई है, यह भी सही है, अरस्तु से संबंधित है। फिर अरस्तु कहते हैं, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन आता है कि समय के दृष्टिकोण से परिवार पहले है परंतु प्रकृति के दृष्टिकोण से राज्य पहले है। यहां पर देखेंगे कि समय के दृष्टिकोण से परिवार पहले है, परिवार पहले है, तथा प्रकृति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रकृति के दृष्टिकोण से राज्य पहले है, राज्य पहले है। यह किसका है? अरस्तु का। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में।
फिर इसके बाद कहते हैं कि राज्य समुदायों का समुदाय है, राज्य समुदायों का समुदाय है। यह भी अरस्तु का आपको दिखाई देगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन हमने यहां पर स्टेटमेंट बताया, ये पूछा गया है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य विकास का परिणाम है, राज्य एक सर्वोच्च संस्था है, राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य परिवार का बृहद रूप है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, राज्य एक आत्मनिर्भर इकाई है, समय के दृष्टिकोण से परिवार पहले आया तथा प्रकृति के दृष्टिकोण से राज्य पहले आया। राज्य समुदायों का क्या है? समुदाय है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं अरस्तु के अनुसार राज्य के उद्देश्य और कार्य पर हम लोग आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार राज्य के उद्देश्य और कार्य, इस पर हम लोग आ जाते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे तो अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। इसका कार्य केवल बुरे कामों तथा अपराधों को रोकना नहीं है, बल्कि मनुष्य को नैतिक और सद्गुणे के मार्गों पर आगे बढ़ाना है। अब यहां पर आप देखेंगे अरस्तु के अनुसार जो है, अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, एक सकारात्मक अच्छाई है, ये अरस्तु कहते हैं। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, यह केवल बुरे कामों अर्थात अपराधों को नहीं रोकता, यह केवल बुरे कार्यों और अपराधों को नहीं रोकता, बल्कि मनुष्य में नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाता है, बल्कि मनुष्य को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ाता है। अब यहां पर दो चीजें और देखेंगे। जैसे अरस्तु का एक स्टेटमेंट आता है कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है वह या तो पशु है या देवता। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? एक सकारात्मक अच्छाई है। यहां पर आपको दिखाई देगा सकारात्मक अच्छाई। अब इसके बाद दो स्टेटमेंट अरस्तु का आता है। अब यहां पर हम फिर अरस्तु के स्टेटमेंट को देखेंगे। अरस्तु का स्टेटमेंट आता है कि जो राज्य में, जो मनुष्य राज्य में नहीं रहता है, जो मनुष्य राज्य में नहीं रहता है,
वह या तो पशु है या देवता है, या देवता। यह किसका स्टेटमेंट है? अरस्तु का स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद अरस्तु कहते हैं व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। तो आप देखेंगे ये स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछा गया है कि जो राज्य में नहीं रहता है वह पशु है या देवता। यह किसका स्टेटमेंट है? अरस्तु का स्टेटमेंट। फिर इसके बाद देखेंगे अरस्तु का एक स्टेटमेंट और भी यहां पर देखेंगे। अरस्तु कहता है कि राज्य का अस्तित्व जो है, राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है। राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है। अस्तित्व में आया है और सदजीवन के लिए बना रहेगा। बना रहे। तब यहां पर आप देखेंगे तीन कथन है कि जो मनुष्य राज्य में नहीं रहता है वह या तो पशु है या तो देवता। अरस्तु का स्टेटमेंट है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। फिर अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है और सद जीवन के लिए क्या रहेगा? बना रहेगा। तो यह तीनों स्टेटमेंट किसका है? अरस्तु महोदय का स्टेटमेंट है। और अरस्तु ने राज्य को क्या माना है? एक सकारात्मक अच्छाई माना है अरस्तु ने। तो आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद कल हम लोग अगली क्लास को देखेंगे।